नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम एक नए विषय के साथ अध्ययन करेंगे और वो टॉपिक है व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति या यूँ कहें कि व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण। और ये टॉपिक जहाँ तक मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से संबद्ध कॉलेज के विद्यार्थियों का संबंध है, तो इसमें फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए और एमए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और व्यवहारवाद जो है द्वितीय महायुद्ध के बाद का जो राजनीति विज्ञान में एक व्यापक क्रांति हुई, व्यापक परंपरागत राजनीति विज्ञान के खिलाफ व्यापक जो विरोध हुआ, उसके खिलाफ असंतोष जो हुआ, उसने सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया। इसको व्यवहारवाद का नाम दिया जाता है, इस क्रांति को। और ख़ास बात यह है कि इस व्यवहारवादी उपागम या व्यवहारवादी अप्रोच में राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण का एक नया तरीका है ये राजनीति विज्ञान में। या सरल शब्दों में कहें कि व्यवहारवाद राजनीति के अध्ययन का एक आधुनिक उपागम है, दृष्टिकोण है, जिसमें राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण का एक विशेष तरीका अपनाया जाता है। और यह उपागम राजनीति विज्ञान के संदर्भ में मुख्यतः अपना जो ध्यान है मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है। व्यवहारवाद अनुभवात्मक, क्रियात्मक है। इसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों और कल्पनाओं आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप उसके स्वरूप में, उसके क्षेत्र परिभाषा में व्यापक परिवर्तन आया। इसलिए आधुनिक क्रांति विज्ञान को व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान भी कहा जाता रहा है, क्योंकि इस क्रांति के परिणाम स्वरूप द्वितीय महायुद्ध के बाद राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद इतना घुल मिल गया कि जैसा हमने पहले स्पष्ट किया कि राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा है, प्रकृति है, अध्ययन क्षेत्र है, उसका अध्ययन दृष्टिकोण है, उसमें बड़ा भारी परिवर्तन ला दिया। और परंपरागत जो राजनीति शास्त्र था वो युद्धोत्तर राजनीतिक परिस्थितियों से इतना बेमेल पड़ गया कि रॉबर्ट डाल ने यहाँ तक लिखा है कि व्यवहारवाद राजनीति शास्त्र अर्थात परंपरागत राजनीति शास्त्र में एक विशेष आंदोलन है। और यह भी बात ध्यान देने की है कि जो हमने पहले पिछली कक्षा में अध्ययन किया था, सिस्टम थ्योरी का, व्यवस्था विश्लेषण का, संरचनात्मक कृत्यात्मक विश्लेषण का, वे सिद्धांत स्वयं राजनीति की व्याख्या देने की कोशिश करते हैं। लेकिन व्यवहारवाद स्वयं राजनीति की व्याख्या नहीं करता, बल्कि राजनीति के अध्ययन का एक ढांचा प्रस्तुत करता है। और इस ढांचे को हम दो विशेषताओं के आधार पर पहचान सकते हैं। एक तो अध्ययन का केंद्रीय विषय और दूसरा अध्ययन की पद्धति। तो उसमें जो परंपरागत राजनीति शास्त्र था वो साधारणतः राजनीतिक संस्थाओं के ऊपर ध्यान केंद्रित करता था। फॉर एग्जाम्पल, इसमें ये देखा जाता था किसी देश की विधायिका यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की रचना कैसे होती है, उनके क्या क्या कार्य हैं,
उनकी जो कानूनी शक्तियां हैं, उनका सीमा क्षेत्र कहाँ तक है, उनका आपस में क्या संबंध है इत्यादि। कहने का मतलब यह है कि इन संस्थाओं के जो मानक रूप है यानी नॉर्मल फॉर्म है, उस पर ध्यान दिया जाता था। उनकी कानूनी शक्तियां प्राय संकेत देती थी कि प्रचलित संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन या कानून के अनुसार ये शक्तियां क्या क्या होनी चाहिए। लेकिन यथार्थ के धरातल पर ये शक्तियां कैसे प्रयोग इनका होता है, इस पक्ष की तरफ कोई ठीक से ध्यान नहीं दिया जाता था। जब तक इन संस्थाओं का फॉर्मल शेप स्थिर रहता था, तब तक यथार्थ राजनीतिक समीकरणों में होने वाले जो परिवर्तन हैं, उनका विश्लेषण जरूरी नहीं समझाता था, वो जरूरी नहीं समझा जाता था। तो व्यवहारवाद ने इस परंपरागत उपागम को चुनौती देते हुए ये विचार रखा कि राजनीतिक यथार्थ को समझने के लिए राजनीति विज्ञान को जो प्रचलित संस्थाएं हैं, उनका जो औपचारिक कानूनी पक्ष है, लीगल फॉर्मल एस्पेक्ट है, उससे ध्यान हटाकर उन व्यक्तियों और उन क्रियाकर्ताओं के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो यथार्थ राजनीति में तरह तरह की भूमिका निभाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, व्यवहारिक राजनीति है, उसमें व्यवहार में यथार्थ राजनीति में कौन कौन क्या क्या कर रहा है, उस चीज़ का इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे व्यवहारवाद के अनुसार हमें किसी देश के विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका की रचना शक्तियों के बजाय उनसे जुड़े हुए व्यक्ति जो हैं, अर्थात विधायकों, मंत्रियों, ब्यूरोक्रेसी से जुड़े लोगों, न्यायाधीशों के वास्तविक व्यवहार प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके साथ ही राजनीतिक क्षेत्र के जो और पात्र हैं, जैसे मतदाता, इंटरेस्ट ग्रुप्स, हित समूह, विशिष्ट वर्ग, राजनीतिक दल, सामाजिक आंदोलन के जो प्रतिभागी हैं, लीडर हैं, उनके व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये देखना चाहिए कि ये जो सब पात्र हैं, ये जो राजनीति के एक्टर हैं, ये क्या बोलते हैं, कैसे ये संगठन बनाते हैं, कैसे संदेश भेजते हैं, कैसे दूसरों को अपनी बात समझाते हैं, कैसे मतदान करते हैं और क्या क्या भूमिका निभाते हैं। इन सब के व्यवहार को प्रभावित करने वाले जितने भी सामाजिक तत्व हैं, जैसे राजनीतिक संस्कृति के विश्लेषण पर भी हमें समुचित ध्यान देना चाहिए। और इन पक्षों पर ध्यान देने से यथार्थ राजनीति का जो स्वरूप है, उसकी जानकारी मिलेगी और जो तुलनात्मक राजनीति है, उसका हमको यथार्थ मूलक अध्ययन कर पाएंगे, हम संभव हो पाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यवहारवाद अध्ययन के केंद्रीय विषय को बदल देता है। दूसरा, व्यवहारवाद अध्ययन के केंद्रीय विषय को बदलने के साथ साथ उसकी अध्ययन पद्धति जो है, वो परंपरागत जो अध्ययन पद्धतियाँ थीं, विधिवादी, ऐतिहासिक, आदर्शात्मक, दार्शनिक, ये अचानक ही आलोचना के शिकार हुए और इनके स्थान पर अंतर्विषयक उपागम, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का सहारा लिया जाता है अब इसमें। और इसके लिए वैज्ञानिक पद्धतियों के साथ मनोवैज्ञानिक, समाज वैज्ञानिक, अर्थशास्त्रीय तकनीकों का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसके अलावा व्यवहारवाद वैज्ञानिक पद्धति पर बल देते हुए मूल निरपेक्ष उपागम का वो समर्थन करते हैं। तो ये ड्रास्टिक चेंज हुआ परंपरागत राजनीति शास्त्र में। और ये जो परिवर्तन है, ये एकदम से नहीं हुआ।
20वीं शताब्दी के जो आरंभिक आधे काल में राजनीति शास्त्र की स्थिति एक तरह से ट्रांजिशनल पीरियड वाली थी, डामाडोल की स्थिति थी। शुरुआत के कुछ वर्षों में परंपरागत राजनीति शास्त्र के प्रति भी, पद्धतियों के प्रति भी लगाव रहा और नई पद्धतियों की खोज होने लगी। अब ये ध्यान दिया जाने लगा कि सरकारी संस्थाओं, संगठनों के स्थान पर समाज में शक्ति के वास्तविक केंद्र कहाँ हैं, उनको समझने की, उनको खोज करने की और उस शक्ति को प्रशासकों के द्वारा किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, इस बात पर बल दिया जाने लगा। अब औपचारिक और न्यायिक संरचनाओं पर बल जो पहले दिया जाता था, उसके स्थान पर अब प्रक्रियाओं को समझने की प्रवृत्ति ने स्थान ले लिया। तो ये चेंज हुआ और ख़ास तौर पर इसमें कुछ जो विद्वान हैं, विचारक हैं, उनका बड़ा अहम रोल रहा है। इस क्रम में हम 1903 में स्थापित अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का महत्व भी स्वीकार कर सकते हैं और व्यवहारवाद के विकास में कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई थी, जिसमें ग्राहम वालास ने एक पुस्तक लिखी, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। इसके अलावा एक और पुस्तक है, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। A.F. बेंटले ने पुस्तक लिखी है और बेंटले ने इस पुस्तक में जो समूह का विचार है और प्रक्रिया की संकल्पना है, इस पर जोर दिया। ग्राहम वालास की पुस्तक से इंगित होता है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, यानी मानव जो स्वभाव है, प्रकृति है, उसका पॉलिटिक्स में अध्ययन। इसी तरह से एक पुस्तक और लिखी गई, इसमें न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। ये तो शुरुआती दशक में लिखी गई थी, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, और इसी प्रकार बेंटले की जो पुस्तक है वो। और 1925 में न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, चार्ल्स ई मैरियम, जिसको व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का बौद्धिक जनक माना जाता है, उन्होंने सर्वप्रथम राजनीतिक व्यवहार को राजनीतिक शोध में सम्मिलित करने पर जोर दिया था और ये शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के हेड थे, तो इन्होंने उस बात पर जोर दिया। इसके अलावा बहुत से और विचारक हैं, जिसमें हेराल्ड लासवेल है, डेविड स्टन है, आमंड कैप्लान, कैटलिन डाहाल, हर्बर्ट साइमन, मल्फर्ड, शिबले, क्रिकपैट्रिक, पावेल, हिंज युलाउ। ये विद्वान जो हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने व्यवहारवादी क्रांति को आगे बढ़ाया और व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान मैरियम बेंटले से उत्प्रेरित होकर 1950 के आसपास सुनिश्चित ढंग से राजनीति विज्ञान में स्थापित हो जाता है। तो ये व्यवहारवाद का अपना एक विकास यात्रा है, जिसमें हमको स्पष्ट होना चाहिए कि व्यवहारवाद क्या है और किस तरह से इसने राजनीति विज्ञान को प्रभावित किया। तो सीधे सरल शब्दों में हम इसको यही कह सकते हैं कि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के अध्ययन का एक आधुनिक उपागम है, मॉडर्न अप्रोच है, और ये राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण का एक विशिष्ट तरीका है। और ख़ास बात यह है कि ये अपना जो ध्यान है, अपना जो अध्ययन का केंद्र है, वो राजनीतिक व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। रॉबर्ट डाहाल ने इसे
राजनीतिक शास्त्र के अनुभविक भाव को अधिक वैज्ञानिक बनाना कहा है। इसी तरह से प्रोफेसर एस.पी. वर्मा ने कहा है कि व्यवहारवाद केवल अध्ययन दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य राजनीति विज्ञान के अनुभविक पहलुओं का स्पष्टीकरण देते हुए हमारी राजनीति की समझ को बढ़ाना है। तो ये उनके व्यवहारवाद के बारे में अर्थ परिभाषा और उसके विकास की कहानी है। अब व्यवहारवाद के उदय के क्या कारण हैं, तो उसकी ये जो पृष्ठभूमि, जो ऐतिहासिक विकास यात्रा के बारे में हमने बताया, तो उससे भी कुछ चीज़ें स्पष्ट होगी। और यदि बिंदुवार तरीके से कहें तो व्यवहारवाद के उदय के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। तो उसमें एक तो परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष है, अन्य समाज विज्ञानों से प्रेरणा है, और द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव रहा है, नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग है। तो इसमें व्यवहारवादी क्रांति के उदय के यही प्रमुख कारण हैं कि उस काल में जो द्वितीय महायुद्ध की परिस्थितियाँ थी, उसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा परिचर्चा के लिए अलग अलग विशेषज्ञों को बुलाया जाता था, लेकिन राजनीति विज्ञानियों को वो स्थान नहीं था, क्योंकि परंपरागत जो अध्ययन था उसमें सैद्धांतिक पक्ष का ही विवेचन किया जाता था, जो पर्याप्त विश्वसनीय नहीं था। और दूसरा, ये जो परंपरागत अध्ययन पद्धतियाँ थी, इनके प्रति भी असंतोष बढ़ रहा था। खास बात अन्य समाज विज्ञानों में व्यवस्थित विश्लेषण होने लगा था, वैज्ञानिक अध्ययन होने लगा था, तो अन्य समाज विज्ञानों से पिछड़ने का डर था। ये भी प्रेरणा इसके उदय में काम कर रही थी। द्वितीय महायुद्ध की परिस्थितियाँ तो हमने पहले भी स्पष्ट की हैं कि राजनीतिक जीवन की जो जटिलताएं थी, उनको समझने के लिए संस्थाओं और उनकी संरचनाओं की अध्ययन सीमा को आगे बढ़ कर के उसका यथार्थपरक अध्ययन जरूरी हो गया था। और नवीन अध्ययन पद्धतियों का जो प्रयोग है, ये भी राजनीति विज्ञान की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि दूसरे समाज विज्ञानों में बहुत सारी अध्ययन पद्धतियों का, नई नई शब्दावलियों का प्रयोग होने लगा था, नई नई पद्धतियों का प्रयोग होने लगा था। तो राजनीति विज्ञान में भी इन पद्धतियों का प्रयोग किया जाने लगा। तो ये कुछ कारण हैं जो व्यवहारवाद के उदय के कारण कहा जाता है। खास बात यह है कि व्यवहारवाद जो था, उसमें जो परंपरागत अध्ययन पद्धतियां के आधार पर जो अध्ययन हो रहा था, वो यथार्थपरक अध्ययन नहीं हो पा रहा था उससे। तो राजनीति विज्ञान को भविष्यवाणी करने की क्षमता से युक्त बनाने की प्रेरणा और राजनीति विज्ञान में ऐसे शोध करने पर जोर देना जिससे उसमें अधिक संगतता हो और व्यापक तुलनाएं की जा सकें, तथा जो भी प्रस्थापना, जो भी संकल्पना प्रस्तुत की जाए, उसको तथ्यात्मक सामग्री के द्वारा जांचा परखा जा सके। इसलिए व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान में राजनीतिक संस्थाओं के स्थान पर राजनीतिक स्थिति में व्यक्ति के व्यवहार के विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित किया गया, और विश्लेषण की मूल इकाई संस्था के स्थान पर व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को अध्ययन का केंद्र
बनाया जाने लगा। तो ये व्यवहारवादी क्रांति की कुछ पृष्ठभूमि है, उसका अर्थ है, परिभाषा है और उसके उदय के कारण है। आगे हम पढ़ेंगे उसके कुछ महत्वपूर्ण मान्यताएं, महत्वपूर्ण लक्षण और उसकी आलोचना। धन्यवाद।